Here we are with another part of speech that is conjunctions. Before starting the video, मैं आपको एक बात बताती हूँ. अगर आपको कोई बोलता है कि आज की 1 घंटे की वीडियो देख लो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, या आज की 30 मिनट्स की वीडियो देख लो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपको पता है आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो. आपको अगर कुछ मैथ सीखना हो, साइंस सीखना हो, वहाँ पे आप फैक्ट्स लर्न कर सकते हो, जो याद करना आपके लिए शायद इजी हो सकता है एट टाइम्स. बट आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो लैंग्वेज लर्न करना वो वहीं पे कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको नहीं आएगा, लेकिन हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली बने रहना पड़ता है. आप कोई भी चैनल पे वीडियोस देख रहे हो तो आप उस पर कंसिस्टेंटली बने रहो, लगातार बने रहो. ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन में आज एक वीडियो देखी तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी. तो यही इसी पर्पस को लेके, इसी मोटिव को लेके हम यहाँ पर आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं कि आप डेली थोड़ा थोड़ा लर्न करो. जो न्यू लर्नर्स हैं यहाँ पर उनको श्योरली समझ आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम बेसिक्स से लेके चल रहे हैं. और जिन्हें ऑलरेडी बेसिक्स आते हैं उन्हें हर टॉपिक की डिटेल में कुछ नया जरूर मिलेगा. सो हमारे साथ बने रहें हर वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखें. तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है कंजंक्शंस. तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया ये अनदर पार्ट ऑफ स्पीच है. हम ऑलरेडी 3-4 का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं. तो ये आज हम कर रहे हैं कंजंक्शंस. कंजंक्शंस होते क्या हैं? कंजंक्शंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस या कई बार दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं. जैसे कि मैं अगर बात करूं मेरी और साथ में मेरे किसी फ्रेंड की, तो आपने नोटिस किया मैंने हिंदी में भी बोला मेरी और साथ में मेरे किसी फ्रेंड की, और लगाया ना वहाँ पे. तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी हमें कुछ ऐड करना होता है. तो मैंने अपने आप को और मेरी फ्रेंड को जोड़ने के लिए एक वर्ड का यूज किया और वो हो गया कंजंक्शन. तो कंजंक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है वर्ड्स दैट हेल्प टू जॉइन two or more words or sentences. जो words, हम यहां पर इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं. जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं. इसके बाद हम चलेंगे हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे. जैसे कि आपको पता है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं आपको पता है हम हमेशा कोई भी जब टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके टाइप्स जरूर बता रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने जरूरी भी हैं. अगर मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया यहाँ पे आपको कंजंक्शंस का पूरा टॉपिक नहीं क्लियर हो जाता. तो आपको टाइप्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स और साथ में देखेंगे क्या एग्जाम्पल्स एक्चुअल में होते कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शंस कहलाते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 टाइप आ जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आपको नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या हुआ. जो कोऑर्डिनेट करके चलना हो गया, जैसे कि दो चीजों में तालमेल बना के चलना. आप कह सकते हो इनको तालमेल बना के चलना. फिर से वही, क्योंकि कंजंक्शंस तो वापस होते हैं दो शब्दों को या दो वाक्यों को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना. तो कोऑर्डिनेटिंग कौन से हो गए? जहाँ पे हम तालमेल बना के चलते हैं, कोऑर्डिनेशन में चलना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये वाले अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रखने बहुत सिंपल हैं, कोई भी बच्चा भी याद रख लेगा. मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. आपने शायद सुना होगा एक वर्ड के बारे में, फैन बॉयज. फैन
बॉयज। फैन बॉयज का वैसे कोई मतलब नहीं है कंजंक्शन से, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे कि आप याद रख सको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 7 ही होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और फैन बॉयज में हमने 7 लेटर्स लिखे। इनका मीनिंग क्या है, फैन बॉयज से आपको कैसे याद रहेगा, तो F स्टैंड्स फॉर, F होता है फॉर के लिए, A से होता है एंड, N से होता है नॉर, B से होता है बट। प्लीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको बट को बिकॉज के साथ कंफ्यूज नहीं करना। B से बट भी होता है, लेकिन आपको लगता है कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि B से बिकॉज भी होता है। बिकॉज कंजंक्शन होता है लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे फैन बॉयज में B स्टैंड्स फॉर बट ओनली, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट एंड S स्टैंड्स फॉर सो। एक और बात कि बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों नहीं है, ये मैं आपको जब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे ये भी क्लियर करूंगी कि बिकॉज यहाँ पे बी बिकॉज क्यों नहीं है, बट ही क्यों है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो ये सिर्फ ये 7 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि तालमेल बना के चलना, सेंटेंसेस को जोड़ना, यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम है। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन she has a tremendous amount of energy but lack of humor। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये मैं आपको यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखा देती हूँ। इसका मतलब हुआ कि उस लड़की में, शी है तो ऑब्वियसली कोई लड़की की बात हो रही है, उस लड़की में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताकत है, एनर्जी ताकत है, बट लैक ऑफ ह्यूमर, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम है। तो ट्रिमेंडस मतलब क्या हो गया कि उस लड़की में, उसमें बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस का मीन्स बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन अब ये हो गया हमारा कंजंक्शन बट, क्योंकि मैं आपको ये बात 2 अलग सेंटेंसेस में भी बता सकती थी। मैं आपको बता सकती थी शी हैज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप, बात इतनी खत्म। फिर मैं आपको दूसरा सेंटेंस बता सकती थी शी हैज अ लैक ऑफ ह्यूमर, लेकिन उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये 2 अलग अलग बातें करने से अच्छा, क्योंकि मैं एक ही लड़की की बात कर रही थी, तो मैंने क्या किया, उन 2 बातों को इकट्ठे जोड़ दिया। और उन 2 बातों को इकट्ठे जोड़ने के लिए, उनका तालमेल बनाने के लिए हमने क्या वर्ड का यूज किया यहाँ पे, बट। लेकिन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जैसे हंसी मजाक वाला स्वभाव, लेकिन हंसी मजाक का स्वभाव नहीं है। हंसी मजाक का स्वभाव नहीं है। क्लियर है यहां तक? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ा सिंपल सेंटेंस बता देती हूं। रीना एंड मीरा आर गोइंग टू मार्केट। ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको फिर से ये सेंटेंस भी अलग अलग बता सकती थी कि रीना मार्केट जा रही है और मीना मार्केट जा रही है, अलग अलग बता सकती थी। रीना मार्केट जा रही है, मीरा मार्केट जा रही है, लेकिन क्योंकि दोनों ही मार्केट जा रही हैं तो इकट्ठे उसको बोलने के लिए, इकट्ठे मार्केट जा रही हैं, तो हमने किस वर्ड का यूज किया है यहाँ पे,
एंड का यूज किया है, और एंड यूज करने से सेंटेंस कैसे कंबाइन हो गया आप देखो, रीना एंड मीरा आर गोइंग टू मार्केट। तो ये एंड यहाँ पर हो गया हमारा कंजंक्शन। आप देख भी सकते हो कि हमने फैन बॉयज में जो जो वर्ड्स का यूज किया है वही मैं आपको एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बट का यूज किया, सेकेंड एग्जाम्पल में हम एंड का यूज कर रहे हैं। तो इसका हिंदी क्या बन जाता है, रीना और मीरा मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। सिंपल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम चलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ओनली 7 ही होते हैं, और वो याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि आप भूलोगे नहीं उसको फैन बॉयज को लेके। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ऐसा कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है कि वो 7 ही है या 10 ही है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको उन्हें याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा यूज किए जाते हैं जब आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की बात करते हो। जैसे कि समझते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, साथ में कुछ ऐड करना। सब मीन्स ऐड करना, सब ऑड कर रहे हैं हम किसी चीज को, कि ऐड कर रहे हैं कोई चीज। तो सबऑर्डिनेटिंग मीन्स जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई बात ऐड कर रहे हैं। अब आप देखो, मैं एक सेंटेंस लिख देती हूं यहां पे, सॉरी आई गॉट लेट टुडे फॉर द क्लास, कि सॉरी आज मैं क्लास के लिए लेट हो गई। ये एक मैंने सेंटेंस लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको बात समझ आ गई मेरी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना, कि बात इनकम्प्लीट है या कुछ ऐसा नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं आपको बोल रही हूँ सॉरी आज मैं क्लास के लिए लेट हो गई, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अब मेरे से पूछते हो क्यों, अगर आप मेरे से पूछते हो कि मैं क्यों लेट हो गई, तब अब मुझे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ये बात बताने के लिए कि मैं लेट क्यों हो गई। तो उस बात को, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैं इसी सेंटेंस में ऐड कैसे करूंगी, मैं आगे लिखूंगी बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो आप देखो कि अगर मैंने ये नहीं भी बताया था बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, बात तब भी कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट नहीं थी। लेकिन तो यहाँ पे अब मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइम कि मैं आपको बताऊंगी बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यों आता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है कि जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और बिकॉज हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम ही करता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का ही काम कर रहा है यहाँ पे, कि सॉरी आई गॉट लेट टुडे फॉर द क्लास, कि मैं लेट हो गई थी, बात यहाँ कंप्लीट थी। लेकिन जस्ट आपने क्योंकि पूछा, मुझे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने ऐड किया बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। और इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सॉरी आज मैं क्लास के लिए लेट हो गई। अब बिकॉज की हिंदी क्या बनती है, क्योंकि, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। क्लियर है? एक और सेंटेंस देख लेते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का।
while I was doing my homework, जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी, कॉमा, कॉमास पुट वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम कर रहे हैं। व्हाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई मदर कुक्ड फूड। अगर हम इन बातों को दो अलग अलग वेज में बोलते, तो हम बोलते, दो अलग अलग सेंटेंसेस में बोलते अगर, तो हम बोलते आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रही थी, माई मदर कुक्ड फूड, मेरी मम्मी ने खाना बनाया। लेकिन इन दो बातों को जोड़ने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? वाइल। वाइल का मीनिंग हो गया यहाँ पर जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तब मेरी मम्मी ने खाना बनाया। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों लिख के दिखाया? इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस की। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये सेंटेंस लिखने का मेरा मोटिव ये था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे और अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। जब मैं होमवर्क कर रही थी तब मेरी मदर ने खाना बनाया। मेरी माँ ने खाना बनाया। तो ये हो गया यहाँ पे while और यहाँ पे हो गया जब, और तब भी हो सकता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको तब हम तब का यूज़ ऐसा नहीं करते हैं। एक ही कंजंक्शन हमें यूज़ करना इनफ होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैं आपको कुछ एक थोड़ी सी लिस्ट बता देती हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। तो अभी जैसे हमने दो वर्ड्स तो यहाँ पे पढ़े जो कि थे बिकॉज, एक हमने पढ़ा while, एक आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, बोलते भी होंगे आप कई बार, लेकिन हमें हर चीज़ का एक्चुअल मीनिंग नहीं भी पता होता जो हम बोलते भी होते हैं रेगुलर लाइफ में। वो है although, दो, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं although and दोनों का मीनिंग कुछ सिमिलर रहता है, और लेकिन फिर भी हम अलग अलग सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ करते हैं। बिकॉज, while, although का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि द कंपनी ट्रीटेड मी एज दो आई वर स्काइविंग। स्काइविंग का मीनिंग हो गया कि जैसे किसी काम को अवॉइड करना। तो मैं मतलब मेरी कंपनी मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कि मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे कि ऑल्दो का मीनिंग हो गया, अगर मैं आपको बोलूँ ऑल्दो आई ट्राइड हार्ड, जबकि मैंने बहुत कोशिश करी, आई फेल्ड माई एग्जामिनेशन, फिर भी मैं अपना एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाई, फेल हो गई। तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इनमें, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वाले सेंटेंसेस हो गए, ये वाले वर्ड्स हो गए। एक और कुछ यहाँ पे वर्ड्स रहते हैं जैसे कि नेवरदलेस, ये वाले कंजंक्शंस हम वैसे जैसे नेवरदलेस हो गया, ये बहुत कम यूज़ में आता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये एक वर्ड है, लेकिन बहुत कम यूज़ में क्यों आता है? क्योंकि हम हमेशा ना हर चीज़ का ईजी ऑल्टरनेटिव ढूंढने पे लगे रहते हैं कि नेवरदलेस कौन बोलेगा इतना बड़ा, चलो कोई सिंपल सा ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, वो बोल देते हैं। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? क्योंकि इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ का हिंदी हो गया इसकी बजाय। जैसे बोल दिया ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इट वॉज अ रफ गेम, बहुत डिफिकल्ट गेम था, नेवरदलेस वी प्रिवेल्ड,
फिर भी हमने कर लिया, तो फिर भी हमने कर लिया या इसकी बजाय कुछ ये वाले मीनिंग्स होते हैं नेवरदलेस के। तो हम एक्चुअल में एक शॉर्ट वर्ड लाइक एक सिंगल वर्ड यूज करने के बजाय हम 2-3 वर्ड्स का वहाँ यूज कर लेते हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ। लेकिन ऐसे वर्ड्स हम कम यूज करते हैं क्योंकि शायद ये यूज करने हमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, या फिर यूँ कहो कि इनका मीनिंग ही हमें नहीं पता होता। चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद अपने थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन पे, जो होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब होता है वो कंजंक्शंस जो रिलेट करते हैं टू इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स को। दे रिलेट टू इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कोई दो चीज़ें हैं जिन्हें आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। देखो सबसे पहला वाला हमने जो पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको याद है मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि जिसमें हमने बट का यूज़ किया था। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लाइक आइसक्रीम बट माई फ्रेंड लाइक्स चॉकलेट। तो मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन मेरी फ्रेंड को चॉकलेट खाना पसंद है। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट बातें हो गई, इक्वल नहीं हुई, ऑपोजिट बातें हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या है, ये रिलेट करती हैं दो इक्वल इम्पॉर्टेंट थिंग्स को। जैसे कि अगर आपके घर कभी कोई मेहमान आए हैं, हम जनरली चलो ठीक है कभी कोई बहुत क्लोज नहीं होता तो उसको तो हम बिना पूछे ही कुछ भी खिला पिला देते हैं। लेकिन अगर कोई आपका कोई खास आ जाता है तो हम उसे पूछ लेते हैं ना कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, जो आपका मन है हम वो ले आते हैं। तो ऐसी बातें, तो आप ये देखो आपने चाय को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी और कॉफ़ी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी। वो कुछ भी चूज करेंगे तो आपके लिए तो दोनों बराबर है, आपने तो दोनों ही जाके बना के लेके आनी है। तो ऐसे ही इसी का मीनिंग हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि टू दे रिलेट टू इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स। दोनों ही बातों को या दोनों ही चीजों को बराबर रखना। एग्जाम्पल्स देख ले। और एक और बात यहाँ पे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं हमेशा पेयर्स में आते हैं। हमेशा याद रखना है आपने, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा आपको पेयर में मिलते हैं। पेयर जैसे कि हो सकता है जैसे कि ईदर एंड और, नीदर एंड नॉर, बट एंड ऑल्सो। नाउ आप सोच रहे होंगे ये पेयर्स में कैसे मिलेंगे सेंटेंसेस में? क्या सेंटेंस में इकट्ठे लिखा होता है ईदर एंड और, नीदर एंड नॉर? नहीं, इकट्ठे नहीं लिखा होता, लेकिन एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स का यूज जरूर हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि आपके घर कोई आया है, आप उनको कुछ ऑफर कर रहे हो कि आप कॉफ़ी पियोगे या चाय पियोगे। वही सेंटेंस ले लेते हैं। Either you will have tea or coffee। क्योंकि आप पूछ रहे हो तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो यहाँ पर आप देखो कि इकट्ठे नहीं आए दोनों वर्ड्स सेंटेंस में, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स का यूज जरूर किया है, either and or। Either you will have tea, क्या आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? तो आपने दोनों ही चीज़ों को, चाहे उसमें चाय थी चाहे कॉफ़ी थी, आपकी तरफ से आपने इक्वली इंपॉर्टेंस दी है। सामने वाला जो भी मांगेगा आप उसको बोला के दे दोगे। तो टी और कॉफ़ी, तो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
तो यहाँ पे दोनों बातें हो गई कि ये पेयर्स में आ रहे हैं, पेयर भी आ गया, और सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि दे रिलेट टू इक्वली इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो वो भी हमने बता दिया कि कैसे टू थिंग्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ जो और कुछ पेयर्स होते हैं। Scarcely I had gone to bed when the doorbell rang. अभी मैं मुश्किल से बेड पे गया ही था कि इतने में डोरबेल बज गई। यहाँ पे आप देखो कौन से दो कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो पेयर में आए हैं। नंबर 1 स्कार्सली, स्कार्सली की जगह आप हार्डली भी यूज़ कर सकते हो, हार्डली कि अभी, सो स्कार्सली का मतलब यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट नॉट, कि अभी पहुँचा ही था मुश्किल से, मतलब पूरा तरीके से पहुँचा भी नहीं था, इतने में बेल बज गई। तो स्कार्सली एक कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। फर्स्ट पे आई हैड गॉन टू बेड व्हेन, जब डोर बेल बज गई, तो अभी मैं मुश्किल से बेड पे पहुंचा ही था जब बेल बज गई। ये हो गया आपका एक पेयर स्कार्सली एंड व्हेन का, जो इकट्ठे नहीं यूज हुआ, लेकिन हाँ एक ही सेंटेंस में दोनों यूज किए गए हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैं इसका आपको हिंदी सेंटेंस लिख के दिखा देती हूँ। मुश्किल से बेड पर पहुंचा ही था कि डोरबेल बज गई, कि बज गई। तो आप देखो कि हिंदी में वही दोनों वर्ड्स किस तरह से यूज हुए हैं। एक तो मुश्किल, मुश्किल से बेड पर पहुंचा ही था कि बेल बज गई, ये हो गए। तो आप देखो, आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसी चीज़ है अभी तक जो आई हो कि आप हिंदी में उसका यूज़ नहीं करते। हर चीज़, हर सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, हर वर्ड का हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, तो हमें वो बहुत ईजी लगता है और उसमें कभी कुछ सीखने जैसा नहीं लगता। लेकिन जब वही बात इंग्लिश में आती है, कोई नई लैंग्वेज सीखने की आती है, तो वो हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन बातें सब वही हैं, बस उनका इंग्लिश कन्वर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज का कंजंक्शंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज के टॉपिक में एक और टॉपिक ऐड कर देते हैं। तो आज हम कंजंक्शंस के बाद एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे हम बोलेंगे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। इंटरजेक्शंस का मीनिंग क्या होता है, ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे एक पार्ट ऑफ स्पीच की ना लिस्ट लिख के दिखा देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच अपनी पुरानी वीडियोस में कर लिए हैं, कौन कौन से रह गए हैं और जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी और वो अगर उन्हें आप हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस पे जाइए और बेल बटन को प्रेस करिए और आई बटन पे क्लिक करके पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास था नाउन, जो कि हमने कर लिया है पुरानी वीडियो में। वर्ब्स थे, वो हमने बता दिए हैं पुरानी वीडियो में। प्रोनाउंस डन इन द प्रीवियस वीडियो। प्रेपोजिशंस, ये भी हम आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। एडजेक्टिव लेकर आएंगे। एडवर्ब लेकर आएंगे। कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ये हमने करे हैं आज की वीडियो में। सो आप देख रहे हैं 8 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
जिसमें से ये वाले टॉपिक्स हमारे डन हो गए हैं। तो आप ये मैंने आपको एक जस्ट लिख के दिखा दिया है कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगेन आप रिमाइंड कर सकें और उनमें से हमने कौन कौन से कर ली और आने वाले वीडियोस में हम कौन कौन से करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंटरजेक्शंस की तरफ। इंटरजेक्शंस जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, बट हाँ इसके बारे में हमने बहुत कम सुना होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि ये 8 होते हैं नंबर में। तो अगर 8 है तो हमें पढ़ने भी 8 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटरजेक्शन को छोड़ दें क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, या बाकी मैं आपको ऐसा भी नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ हम करते हैं, बस उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि छोटा टॉपिक है। बेसिकली इंटरजेक्शंस होते क्या हैं? इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं, आप उन्हें सोच के नहीं बोलते हो, अचानक निकलने वाले शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी दुखी हो, कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत एक्साइटेड हो, कभी आप गुस्से में हो, ऐसे वाले हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस से जुड़े हुए जो वर्ड हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। जैसे अगर सपोज मेरा कल बर्थडे है और मैं आज बहुत खुश हूँ तो मैं बोल दूंगी ये टुमारो इज़ माई बर्थडे, तो वो जो मैंने सबसे पहले बोला ना ये, वो हो जाता है इंटरजेक्शन। तो वो क्योंकि मैंने सोच के नहीं बोला, वो बस मेरा एक तरीका है मेरी खुशी जताने का, तो बोल दिया कि ये, तो उसमें टुमारो इज़ माई बर्थडे में कुछ भी इंटरजेक्शन नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो मैंने ये करा वो हो गया इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शंस बेसिकली वर्ड्स that we utter out of some emotion or feeling. Basically वो शब्द जो हम अचानक किसी भाव की वजह से मुंह से बाहर आते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे मुंह से बाहर आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम उन्हें सोच समझ के तो बोलते ही नहीं है, वो अचानक हमारे मुंह से बाहर आते हैं। मुंह से बाहर आते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शंस। कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख के बता देती हूँ। आपने बहुत सी बार कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस तो हमने बहुत सुने होते हैं, जैसे कि वाओ, हुर्रे, ओ, लाइक किसी को चोट लग जाती है तो हम बोलते हैं ना ओ, तो ऐसे वर्ड्स। तो इसी में एक आपने oops भी बहुत सुना होगा, oops, my bad। एंड देखो आप, मैंने oops के साथ लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, हमेशा। oops, my bad, जैसे कभी हमसे कोई गलती हो जाती है ना और हम एकदम रियलाइज कर लेते हैं उसको, तो सॉरी बोलने के बजाय ये आपको एक अलग सिनोनिम भी मिल गया कि सॉरी के बजाय आप क्या बोल सकते हो, जो थोड़ा क्लासी भी लगता है, oops, my bad। सेकेंड हमारे पास आ जाता है इसका alas। alas भी another type of interjection होता है। I couldn't be there on time। I couldn't be there on time। So could की बात हो रही है, यहाँ पे could लिखा है, that means कोई past की बात हो रही है, और जो भी ये बात बोल रहा है वो थोड़ा दुखी है इस बात को लेके और बोल रहा है alas, I couldn't be there on time, कि मैं वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच सका। Another example, indeed। ये मैं आपको ऐसे वाले वर्ड्स क्यों लिख के दिखा रही हूँ, सिंपल भी लिख सकती थी यहाँ पे वाओ, हुर्रे, ये, बट मुझे लगा कि चलो इस तरह से आपको कुछ न्यू कंजंक्शंस के बारे में पता चलेगा। Indeed, I was waiting for your promotion। I was waiting for
योर प्रमोशन, जिसका मीनिंग हो गया इंडीड का मतलब होता है रियली, कि सच में मैं तुम्हारे प्रमोशन का ही वेट कर रही थी। मैं आपको इनके हिंदी में भी सेंटेंसेस लेके दिखाऊंगी। एक लास्ट देख लेते हैं पहले यहाँ पे, जैसे कि होता है अहम। ये एक तरह का वर्ड भी नहीं है, अगर आप देखो तो जस्ट एक साउंड ही आ रही है मुंह से, अहम। जैसे हम कई बार किसी की अटेंशन लेने के लिए ऐसे कर देते हैं अहम, तो उसको हम लिखते हैं AHEM, अहम। I was looking for your presence, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कुछ ये मीनिंग हो गया इस सेंटेंस का। तो चलिए मैं आपको इनके ये सेंटेंसेस हिंदी में भी बता देती हूँ। ऊप्स, माय बैड, जैसे बोलते हैं ओहो मेरी गलती है। मेरी गलती है। नेक्स्ट इज alas, I couldn't be there on time, इसमें हम बोल देते हैं ओ, मैं टाइम पर नहीं पहुंच सकी। नहीं पहुंच सकी। Indeed, I was waiting for your promotion, जैसे मैंने आपको indeed का मीनिंग बताया, इसका मतलब है really, सच में। सच में मैं आपके प्रमोशन का वेट कर रही थी। मोशन का इंतजार कर रही थी। और फाइनली हमारे पास लास्ट है आई वॉज लुकिंग फॉर योर प्रेजेंस। ऐसे लिख सकते हैं मैं हमको, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा इंटरजेक्शंस का टॉपिक। कितना सिंपल और इजी और शॉर्ट था, बट आपको शायद बहुत ही कम वीडियोस ऐसी मिलती हैं जहाँ पे इंटरजेक्शन समझाए जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब ऐसा लगता है लोगों को कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते सीखने, क्या ये इसमें सीखना और ऊप्स बोलना थोड़ा ना सीखना है हमने। बट हर ऐसा नहीं होता कि आपको ऊप्स बोलना सीखना था, लेकिन हर वर्ड का सही यूज़ कहाँ होना चाहिए सेंटेंस में वो सीखना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में बने रहें। थैंक यू।